ओके जी, चलिए. सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक. कन्वेक्टिव थ्योरी हमने पढ़ी, कन्वेयर बेल्ट थ्योरी, convective current theory we have done. Now we need to understand the mapping of the ocean floor. क्या है ये मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर? आइए जरा समझते हैं. सो डिटेल्ड रिसर्च ऑफ द ओशन कॉन्फ़िगरेशन जब हमने स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास और उसके बाद जब हमने ये ओशन की स्टडीज वगैरह किया, दैट रिवील्ड दैट द ओशन फ्लोर इट इज नॉट जस्ट लाइक अ वास्ट प्लेन जैसे कि पहले मानते थे, बट इट इज एक्चुअली फुल ऑफ रिलीफ. ओशन फ्लोर कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है भाई, ये तो रिलीफ से भरा हुआ है. अब आपको रिलीफ भी हमने एक्सप्लेन किया था ना, वो यहाँ इसका मतलब यहाँ तो प्रॉपर आपके जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स हैं, यहाँ पे तो फिजिकल फीचर्स हैं. जैसे जमीन के ऊपर पहाड़ हैं, वैलीज हैं, वो सब इधर भी मौजूद है. और आपके सामने एक पिक्चर भी है. लुक एट द पिक्चर ऑफ द ओशन बेसिन. कहीं किसी एंगल से आपको लगता है कि ये कोई नॉर्मल प्लेन है? नहीं. लुक, वी हैव एवरीथिंग. जहां प्लेन चाहिए, एबिसल प्लेन भी है, सबमरीन वॉल्केनोज भी हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं, जो इतने ऊंचे आइलैंड है, इतने ज्यादा ऊंचे वॉल्केनोज हैं जिनका पीक एक्चुअली ओशन सरफेस के भी ऊपर आ रखा है. हमारे पास रिफ्ट वैलीज हैं जिनको मिड ओशियानिक रिजेस हम कहते हैं. हमारे पास गाउट्स हैं जो ऊपर से फ्लैट टॉप के पहाड़ हैं, जो पानी के अंदर डूबे हुए पहाड़ हैं, सी माउंट भी हैं. हमारे पास डीप ट्रेंचेस भी हैं नीचे की तरफ से. हमारे पास ये सारी एक्टिविटीज हैं जो ओशंस के अंदर हो रही है. हम एक को एक्सप्लेन करेंगे और ये बहुत डिटेल में, तो ओशियानोग्राफी में तो सब कुछ डिटेल में पढ़ना है अपने को. तो कहने का मतलब ये है कि हमने जब ये ओशन फ्लोर की मैपिंग स्टार्ट की तो हम हैरान हो गए ये पहली बार समझ के पढ़ के कि भाई बिल्कुल भी ओशन फ्लोर वैसा नहीं जैसा हम मान करके चल रहे थे. एंड एक्सपीडिशन टू मैप द ओशन फ्लोर स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 period provided a detailed picture of the ocean relief and indicated existence of submerged mountains, deep trenches mostly located closer to the continent margins. क्या होते हैं continent margins? ये these are continental margins. देखिए सर, अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे. पहले एक ब्यूटीफुल पिक्चर आप देख लीजिए. क्या खूबसूरत पिक्चर है, क्या सुंदर फोटो है. ये आपका ओशन फ्लोर है नीचे से. अब देखो यहां तक का जो पोर्शन है ना, ये जो वर्टिकल आप देख रहे हैं पोर्शन, ये यहां से लेकर के और यहां तक का हिस्सा, मतलब यहां तक का हिस्सा, ये एक्चुअली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही है जो पानी के अंदर डूबी हुई है. समझ रहे हो? यहां तक का जो पोर्शन है ये आपका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है. उसके बाद शुरू होता है आपका ये जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो आपको दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है दैट इज व्हाट यू कॉल एज अ एबिसल प्लेन. ये प्रॉपर ओशियानिक क्रस्ट है, राइट? इसीलिए ये जो इनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन. ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या क्या आता है सर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ये सारी जो चीजें हैं इन सबको हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं. अब अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको इसमें और जूम करके अगर हम दिखाएं, आपको एक बात समझ में आएगी कि सर देखो पहले क्या हो रहा है मेरे साथ. पहले तो ये इस तरह से एक जेंटल सा स्लोप नजर आ रहा है, शैलो वाटर नजर आ रहा है, ज्यादा गहरा नहीं है. और अचानक से ये शैलो वाटर जो है एकदम से इसके बाद गहरा हो जाता है. यहां पे एक चेंज अपने को देखने को मिल रहा है. इसे कहते हैं शेल्फ ब्रेक. इसके ऊपर वाले जो शैलो लैंड है, जो पानी में डूबी है, ये बिल्कुल सेम वही लैंड है जिसके ऊपर हम रहते हैं. ये इतना ही फर्क है, ये और ये पोर्शन बिल्कुल सेम है. फर्क इतना है, ये पानी के ऊपर है, पानी के नीचे है.
इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो शैलो वाटर है, जो पहला जमीन का हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, शैलो डेप्थ है। ऑन एन एवरेज कितनी डेप्थ होती है? 200 मीटर, करीब करीब 200 मीटर के आसपास ये हमको शेल्फ मिलती है। 200 मीटर के बाद अचानक से एकदम से हाई स्लोप स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे डीप वाटर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये भी उसी जमीन का हिस्सा ही है। कहां तक सर? ये नीचे तक जाएगा, करीब करीब 4000 मीटर तक जाएगा नीचे तक। तो 200 मीटर से 4000 मीटर तक ये पूरा जो पोर्शन है, इसे हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। ये बहुत ज्यादा स्टीप होता है। क्लियर हो गया? अभी क्यों है, कैसा है वो ओशियानोग्राफी में। इसके साथ साथ आपको मैं इस पिक्चर पे वापस एक बार लाना चाहूंगा, और ये ब्यूटीफुल पिक्चर को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश अभी करेंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझ में आ गई सर, और कॉन्टिनेंटल स्लोप भी समझ में आ गया। शेल्फ एंड स्लोप तो क्लियर हो गए। अब क्या होगा, किसी किसी जगह पे तो ऐसा होगा कि भाई देखो, नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पूरा नीचे तक जाता है, और उसी के साथ साथ ही उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आपको एबिसल प्लेन, यानी कि जो ट्रू ओशियानिक क्रस्ट है, वो आपको देखने को मिलती है। जहां पे कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होगा, उसके आगे चालू हो जाएगी ओशियानिक क्रस्ट। ये पूरी की पूरी बनी है, किस चीज की बनी है? ये बनी है पूरी की पूरी बसाल्ट की। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो थी, ये बनी है हमारी ग्रेनाइट की। अब जहां पे ये दो ओशियानिक क्रस्ट अलग अलग हो रही हैं, नीचे से जरूर कन्वेक्टिव करंट्स आए होंगे, और कन्वेक्टिव करंट्स ऐसा करके डाइवर्ज किए होंगे एज पर कन्वेक्टिव थियरी। तो वहां पे क्या हो रहा है? दो टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो रही हैं। हाँ जी, हो रही हैं। दो ओशियानिक क्रस्ट हैं, दो ओशियानिक प्लेट्स हैं, जो अलग अलग डाइवर्ज हो रही हैं। ओशियन में जहां पे भी दो ओशियानिक प्लेट्स डाइवर्ज होंगी, वहां पे एक ओपनिंग बनेगी, एक गैप बनेगा, और जो गैप बनेगा वो कहलाएगा, वो गैप कहलाता है रिफ्ट वैली। वो गैप है रिफ्ट वैली, जहां से हमारे मैग्मा को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ठीक वैसे जैसे जमीन के ऊपर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक वैसे यहां इस रिफ्ट वैली से भी बहुत सारा मैग्मा बाहर निकलेगा। ये मैग्मा इस तरह से निकलेगा और बहुत सारे जैसे माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर होते हैं वैसे बनाएगा। उसे हम कहते हैं मिड ओशियानिक रिज। MOR, मिड ओशियानिक रिज इज दैट पॉइंट जहां से डाइवर्जेंस हुआ और जहां से मैग्मा बाहर आकर के दोनों साइड पे नई क्रस्ट क्रिएट कर रहा है। देखिए लगातार ये इसको आपने पहले भी पढ़ा था कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। तो MOR जो है, इसे मैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री क्यों कहता हूं? क्योंकि यहां से मेरी नई क्रस्ट बन रही है। कौन सी क्रस्ट बनेगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो बन नहीं सकती सर, क्योंकि ये तो ओशियानिक क्रस्ट का पार्ट है ना। तो यहां पे जो क्रस्ट बनेगी वो न्यू ओशियानिक क्रस्ट कहलाएगी। आप जितना ज्यादा ओशियानिक क्रस्ट के MOR के पास रहोगे, उतनी ज्यादा नई क्रस्ट, और जो पुराने वाली क्रस्ट होती है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होती रहती है। अभी ये बना, थोड़े टाइम बाद एक और दूसरा मैग्मा आया, नया मैग्मा आया, यहां पे नया मैग्मा आया, पुराने वाली क्रस्ट किधर चली गई? पुराने वाली थोड़ी और आगे शिफ्ट हो गई, रेड वाली थोड़ी और आगे आ गई। समझ रहे हो? जहां पे ऐसा चलता रहेगा, स्प्रेड होती रहती है। जहां पे हमें ऐसा होता है कि भाई देखो, इधर ये ओशियानिक क्रस्ट है और इधर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और आपस में कोलाइड हो जाए, जहां पे कोलिजन हो जाएगा वहां पे ट्रेंच बन जाएगी, क्योंकि वहां पे सबडक्शन हो जाएगा। जहां जहां पे सबडक्शन होगा, वहां वहां पे हमारे ओशियानिक ट्रेंच बनेंगी। जहां सबडक्शन होगा वहां पे डीप डीप पॉइंट्स बनेंगे। ट्रेंचेस बहुत गहरी होती हैं, अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर तक गहरी हो सकती है ट्रेंच। ये वो जगह होती है जहां पे पुराने वाली जो ओल्ड क्रस्ट है ना, वो इस ट्रेंच में गिर जाती है और खत्म हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, एस्टेनोस्फीयर का हिस्सा बन जाती है। तो ट्रेंच आर एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। क्यों डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री है? क्योंकि इधर पुरानी क्रस्ट खत्म, नया क्रस्ट जहां बन रहा है वो मिड ओशियानिक रिजेस। तो MOR इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज एंड ट्रेंचेस आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज।
और ओशन फ्लोर में बहुत कुछ है हमारे पास। हमारे वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ये सबमरीन वॉल्केनोज हैं, सी माउंट्स हैं, गाउट्स हैं, ये सब किधर मिल रहा है? ये सब हमारे ओशियानिक फ्लोर का हिस्सा है। तो एटलीस्ट हमें, जब हमने डिटेल्ड मैपिंग करी, तो हमें बिल्कुल, हम इस बात से कन्विंस हो गए कि एल्फ्रेड वेगनर वाज रॉन्ग व्हेन ही सेड दैट ओशन फ्लोर इज पैसिव, इट इज टेक्टोनिकली पैसिव, इट इज नॉट। मैपिंग ऑफ द ओशन ने एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को और ज्यादा गलत प्रूव कर दिया व्हेन इट कम्स टू ओशियानिक क्रस्ट। Clear everyone? Now, the MOR were found to be most active in terms of volcanic eruptions. In fact, आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि mid oceanic ridges are considered to be most continuous mountain chains. Do you know that? They are considered to be most continuous mountain chains. ये 700 किलोमीटर तक फैली हुई कॉन्टिन्यूस माउंटेन चेन्स है MOR। और जब हमने इन रॉक्स की एज को स्टडी किया, इनको डेटिंग किया, इनको स्टडी किया, इनकी एज को स्टडी किया, वहां से इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया सर। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि भाई, ये ओशियानिक क्रस्ट इज मच मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। यहां से इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ऐसा है, इसका मतलब तो ओशियानिक क्रस्ट तो बहुत ज्यादा एक्टिव है। ओशियानिक क्रस्ट जो है कहीं पे भी 200 मिलियन ईयर से ज्यादा ओल्ड है ही नहीं, लेस देन 200 मिलियन ईयर ओल्ड है। क्योंकि अभी आपने देखा ना, MOR से नया नया क्रस्ट बनता रहता है और ट्रेंचेस में पुराना क्रस्ट खत्म होता रहता है, तो इसका तो रिसाइकलिंग चल रहा है। समझ रहे हो? ओशियानिक क्रस्ट तो रिसाइकलिंग करता रहता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल वाला जो एरिया है वो 4-4 बिलियन साल पुराना, जैसा था वैसा चल रहा है। और एक और मजेदार बात, हमें जब ये डिटेल हमने रॉक्स को स्टडी किया, ओशंस की मैपिंग करी ना, हमें एक और चीज समझ में आई कि भाई, ये MOR जो है, MOR के दोनों तरफ के जब रॉक स्टडी करते हैं तो रॉक्स भी अपने को पेयर में मिलते हैं। Rocks on either side of MOR, the crust of oceanic ridges, having equidistant locations, were found to be have remarkable similarities. अगर ये मेरा मिड ओशियानिक रिज है और मेरे को यहां एक रॉक, ये रॉक, ये पेयर्स में बन रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि लावा निकल के दोनों तरफ जा रहा है ना, तो हमें और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आए कि सर ये हो ऐसा रहा है कि रॉक्स दोनों, अगर MOR से आप बोलो सर 40 किलोमीटर यहां पे, 40 किलोमीटर यहां पे, जब आपने स्टडी किया तो दोनों तरफ बराबर बराबर डिस्टेंस पे रॉक्स में कुछ सिमिलैरिटीज मिली। ये वाला रॉक वाज सिमिलर टू दिस रॉक। तो ये समझ में आया कि अच्छा, ये कुछ पेयर्स में फॉर्मेशन हो रही है और दोनों तरफ ये मूव कर रही है। यहां से आइडिया आगे जाकर के हमारे को आइडिया मिला फॉर सी फ्लोर स्प्रेड, कि हमारा सी फ्लोर तो एक्चुअली में स्प्रेड करता है, अपने आप को फैलाता है, नया बनता है, फैलता है, पुराना खत्म हो जाता है, राइट? अभी इसको हम और डिटेल में करेंगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे इसको और डिटेल में जाएंगे। आप ये पिक्चर देख लीजिए, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पे ये MOR है सर, ये मिड ओशियानिक रिज है। पहले ये वाली क्रस्ट बनी, फिर नई बनी तो इसको, पुरानी वाली को आगे पुश कर दिया, फिर एक और नई क्रस्ट बनी तो पुराने वाली दोनों को रिमूव कर दिया। पहले ये क्रस्ट नंबर 1 थी, फिर 1 वाली साइड में चली गई, 2 वाली बीच में रह गई, फिर 1 वाली और साइड में चली गई, 2 वाली भी साइड में चली गई, और 3 वाली नई क्रस्ट बनी। तो इस तरह से ये सी फ्लोर अपने आप को स्प्रेड करता है और पेयर्स में अपने को मिलता है। और इस चीज को जब हमने स्टडी किया, इसको फर्दर चीज को प्रूव करने में इस तरह के रिकॉर्ड्स, इनको कहते हैं जेब्रा स्ट्रिप्स। ये जेब्रा स्ट्रिप्स कहलाती हैं, ओशन फ्लोर की जेब्रा स्ट्रिप्स। जो मजेदार चीज, एक और इंटरेस्टिंग बात, जिस टाइम पे ये रॉक्स बने, दोनों तरफ के रॉक्स बने, आपको मैंने बताया था ना कि जब रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, रॉक सबसे बड़ी डेटा सेंटर है। क्यों कहता हूं मैं रॉक्स को सबसे बड़ा डेटा सेंटर? इसलिए कहता हूं रॉक्स को सबसे बड़ा
डेटा सेंटर, बिकॉज जो रॉक्स है ना भाई साहब, ये रॉक्स ने बहुत सारे रिकॉर्ड रखे हैं, इन्होंने मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स भी रखे हैं यार, आपको याद है? दे ऑल्सो हैव द मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स। किस चीज का मैग्नेटिक रिकॉर्ड? जब ये रॉक बना उस टाइम पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, क्योंकि इनके अंदर का जो आयरन पार्टिकल है वो अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट करता है जिस तरह का उस टाइम पे जियोमैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिक पोल रहा होगा। तो एक और मजेदार बात हमको मिलती है कि अभी आज का ये पॉजिटिव, अगर मैं लिखूं पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब नॉर्मल पोलैरिटी, हमें इसका भी पेयर मिलता है। कैसे पेयर मिलता है? कि आज एमओआर के पास जो रॉक्स हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड आज के प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड से मैच करता है। मतलब कि ये जो आज का जो आज हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ही मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स उन रॉक्स में मिलेंगे जो हमारे एमओआर के पास होंगे, जो सबसे यंग होंगे, वही तो आज से मैच करेंगे ना। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल पोलैरिटी। पॉजिटिव पोलैरिटी मतलब हमारे आज के पोलैरिटी के साथ मैच करते हैं। हमने दूर जाके स्टडी किया, हमें ऐसे भी रॉक्स के पेयर मिले जो हमारी आज की पोलैरिटी से बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल रिवर्स पोलैरिटी शो करते हैं। आज अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नीचे मैग्नेटिक नॉर्थ है, ऊपर मैग्नेटिक साउथ है, तो ऐसे भी रॉक्स मिले जिसमें ये सिस्टम अपने को उल्टा देखने को मिला। उन रॉक्स में ऊपर की तरफ नॉर्थ मिला, नीचे को साउथ मिला। और आपको मैंने बताया था कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता, ये करीब करीब 5 लाख साल लगाता है, 5 लाख ईयर्स में इट एक्चुअली चेंजेस। नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ होता है। तो ये वाले रॉक्स जो हैं, उन्होंने बताया कि भाई हम जब बने थे तो उस टाइम पे अलग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था। उसके और पुराने जाकर के स्टडी करें तो 5 लाख साल के बाद, क्योंकि 5 लाख साल में बदलना चाहिए, उसके टाइम के आगे के स्टडी करें, वो फिर से मैच करते हैं आज के प्रेजेंट के साथ में। तो एक्चुअली हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करके अब समझ में आया कि अच्छा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बदल रहा है। ये बात हमें रॉक्स ने समझाई, रॉक्स ने एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। इसे जेब्रा स्ट्राइप्स कहते हैं। इसे फ्रेड वाइन और मैथ्यूज नाम के 2 लोग थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इस फिनोमिना को। और इन सब चीजों का बेस जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये रॉक्स के मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स को स्टडी करना, इज कॉल्ड पेलियोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज पेलियोमैग्नेटिज्म? अरे ये तो स्टॉप ही हो गया। एक मिनट रुकिए प्लीज। इसे हम कहते हैं पेलियोमैग्नेटिज्म। तो अब जो हम अभी, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है, बहुत परफेक्ट टाइम है पेलियोमैग्नेटिज्म के बारे में समझने को, तो पेलियोमैग्नेटिज्म के बारे में समझते हैं। हमें ये रिकॉर्ड्स भी समझ में आएंगे, ओशन फ्लोर भी समझ में आएगा। पहले मुझे बताओ, यहां तक का पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, बोलो भाई, यहां तक का पॉइंट क्लियर है? पेलियोमैग्नेटिज्म के लिए रेडी हो? पेलियोमैग्नेटिज्म जो है, ये जियोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है, जियोमैग्नेटिज्म की ही फील्ड का पार्ट है। अगर हम इस वर्ड को देखें पेलियोमैग्नेटिज्म, दैट एक्चुअली मीन्स, पेलियोमैग्नेटिज्म मीन्स द स्टडी ऑफ magnetic records of rocks which are preserved inside the rocks. The word paleomagnetism is magnetism recorded inside the rocks. और आप जिसे देख रहे हो यहां पे, तो देखिए कुछ इस तरह से जो मैग्नेटिक ग्रेन्स होते हैं, जो भी जिस भी चीज से वो रॉक बन रहा है, उस रॉक के अंदर अगर आयरन पार्टिकल है, उनको कहते हैं मैग्नेटिक ग्रेन्स। द आयरन पार्टिकल्स इनसाइड द रॉ मटेरियल ऑफ द रॉक, वो मेटालिक ग्रेन्स, मैग्नेटिक ग्रेन्स जो हैं, अपने आप को अलाइन करते हैं विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पार्टिकल्स उस हिसाब से अपने आप को अलाइन करते हैं जो अभी फिलहाल का, अगर आज कोई रॉक बनेगा तो वो आज 2024 में जैसा मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन करेगा, राइट। और ये अलाइनमेंट कैसे होती है, किस हिसाब से होती है, ये आपको समझ में आएगा जब मैं डिटेल में जियोमैग्नेटिज्म समझाऊंगा। अभी के लिए समझ लो कि जिस टाइम पे रॉक बन रहा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, रॉक अपनी फॉर्मेशन के टाइम पे अपने अंदर के मैग्नेटिक ग्रेन्स को वैसे ही एडजस्ट करेगा। और एक बार आप बोलोगे सर बाद में चेंज क्यों नहीं होते, क्योंकि उस टाइम तो रॉक बन रहा है ना, एक बार बन गया, सॉलिड हो गया, जो जम गया वो जम गया, पर बाद में रिकॉर्ड चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। क्योंकि उस टाइम तो ये जब ये मोल्टन फॉर्म में होता है तो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं ना, सॉलिड बनने के बाद पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो रिकॉर्ड, जहां रिकॉर्ड बन गया वो रिकॉर्ड हमको एज इट इज मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी नेम्ड एज पैलियोमैग्नेटिज्म. Paleomagnetism is the study of magnetism inside the rocks to record the history of magnetic field. Right? Magnetism in the rock is caused by Earth magnetic field during their formation. Paleomagnetism जो है ये सबसे बड़ा प्रूफ है अर्थ के इवोल्यूशन का थ्रू आउट जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता है, द पास्ट लोकेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जी हाँ, पैलियोमैग्नेटिज्म कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताता है आगे समझेंगे। अभी ये बात याद रखिए कि पैलियोमैग्नेटिज्म को भी एक बहुत बाद में ये एल्फ्रेड वेगनर को नहीं पता था, लेकिन जब हमने पैलियोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, स्टडी किया, it should be considered, it added as evidence of कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जी, पैलियोमैग्नेटिज्म एक कंक्लूडिंग एविडेंस है बहुत सारी थ्योरीज के लिए। अब इसको कैसे स्टडी करना है मैं आपको समझाता हूं। तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है वो अभी आपके दिमाग में आना चाहिए। पैलियोमैग्नेटिज्म ब्रांच ऑफ जियोफिजिक्स दैट रेफर्स टू स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बट यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रिजर्व इन द रॉक्स इन द आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स एंड सिल्ट। उनके अंदर के मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स को स्टडी करके हम अर्थ के मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द रॉक्स ऑफ वेरियस एजेस कैन टेल अस अबाउट द पोलैरिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जिस टाइम पे भैया ये रॉक बन रहा था उस टाइम पे हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी क्या थी। पोलैरिटी का मतलब उस टाइम पे व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द पोलर मैग्नेटिक पोल्स, हमारे मैग्नेटिक पोल्स की लोकेशन क्या थी। हो सकता है जिस टाइम पे रॉक बना उस टाइम पे हमारे मैग्नेटिक पोल्स ऐसे हो, इधर को नॉर्थ हो इधर को साउथ हो सकता है दूसरा कोई रॉक जब बना उस टाइम पे पोजीशन कुछ ऐसी हो, इधर नॉर्थ हो इधर साउथ हो, राइट। तो जिस टाइम पे जो भी जैसा भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पोलैरिटी उन रॉक्स में रिकॉर्ड हो जाएगी। अब ये क्यों होती है, कैसे होता है, इसका सिंपल फंडा है, ये नेचुरल प्रोसेस है भाई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर के पास हर बात का जवाब है, हमें सही सवाल पूछना आना चाहिए। जो मिनरल्स हैं जिनको हम रॉक ग्रेन्स भी कहते हैं, बेसिकली वो जो रॉक ग्रेन्स हैं, जो मिनरल्स हैं वो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं। अगर स्पेशली वो आयरन के पार्टिकल्स हैं, दे विल रिस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन बी फाउंड इन सम रॉक्स एंड मटेरियल। ऐसा नहीं कि आप बोलो सर क्या हर रॉक में मिलेगा, नहीं, जरूर नहीं। अगर उस रॉक के पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल ही नहीं है तो फिर उसमें रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे। जिस रॉक में वो डिजायर्ड मिनरल्स हैं, डिजायर्ड मैग्नेटिक रॉक पार्टिकल्स हैं, एज अ रिजल्ट जो उन रॉक्स, जब वो वाले रॉक्स बनते हैं तो उनके मिनरल्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन करते हैं, कीपिंग देम इन प्लेस। When rocks record the position of the magnetic field, इसको हम रॉक मैग्नेटिज्म कहते हैं। जब रॉक्स मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशंस को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हो सकता है कल को क्वेश्चन में रॉक मैग्नेटिज्म आ जाए, तो घबराना नहीं है। रॉक मैग्नेटिज्म इज सेम एज पैलियोमैग्नेटिज्म, राइट। ये वर्ड नए नए हो सकते हैं। अनदर इंफॉर्मेशन अबाउट पैलियोमैग्नेटिज्म, द अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हमारे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, हमारे
मैग्नेटिक साउथ पोल्स, दे आर ऑल रिकॉर्डेड इन द रॉक्स ड्यूरिंग द रॉक फॉर्मेशन। तभी तो हमको पता चला, तभी तो हमने ये कंक्लूड किया कि भाई साहब दे आर नॉट फिक्स्ड, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स फिक्स्ड नहीं है। और उसका भी रीजन आपको मैंने बताया था कि क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ की रोटेशन की वजह से अर्थ की शेप चेंज होती है, राइट। और रोटेशन की वजह से जब अर्थ की शेप चेंज होगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो हमारा आउटर लिक्विड कोर है, वो आउटर लिक्विड कोर भी उसी तरह से चेंज करेगा। आउटर लिक्विड कोर भी उसी अपनी शेप को चेंज करेगा एज पर द शेप ऑफ द अर्थ। और आउटर लिक्विड कोर की जो शेप चेंज होगी उससे यू ऑलवेज गोइंग टू सी द चेंज इन पोलैरिटी, उससे एक पोलैरिटी में एक चेंज आता है। मैग्नेटिक पोल्स उस हिसाब से मूव करते हैं। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक्स फ्रॉम वेरियस पीरियड्स कैन रिवील कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, शिफ्टिंग डायरेक्शन एंड द पास्ट लोकेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। एक्चुअली में जब हम स्टडी करते हैं हमें पूरा एक पोलर वॉन्डर, इसको बोलते हैं पोलर वॉन्डरिंग, मैग्नेटिक पोलर वॉन्डरिंग होती है पूरी। कैसे? एक टाइम ऐसा था जब आपका नॉर्थ पोल किधर था? आपका नॉर्थ पोल कनाडा के पास था, समझ रहे हो? कनाडा के पास आपका नॉर्थ पोल हुआ करता था। उससे पूरा मूव करके जो रशिया है, जो साइबेरिया है, साइबेरिया के ऊपर भी एक बार रॉक आपका मैग्नेटिक पोल था, नॉर्थ था। आज प्रेजेंटली अगर आप देखिएगा तो आपको नीचे की तरफ मिलेगा। तो ये पूरा का दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक वॉन्डरिंग। ये पूरा मैग्नेटिक चेंज हो रहा है, मैग्नेटिज्म चेंज हो रहा है हमारा। Paleomagnetism was first studied in 1940s when British physicist known as Patrick M.S. Blackett invented a system for measuring the minute magnetic fields associated with magnetic minerals। ये पहला कदम था। इन्होंने जो वो सिस्टम बनाया जिससे हम छोटे से छोटा मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं मैग्नेटिक मिनरल से, वहां से एक्चुअली बेस बना हमारे पेलियो मैग्नेटिज्म का, राइट। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें, जरा क्लास के कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, आप नोट कीजिएगा सर। पेलियो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स दो तरह के होते हैं। पेलियो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स जो हैं उनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं पेलियो मैग्नेटिज्म में। एक होते हैं थर्मो रेमिनेंट रिकॉर्ड्स, एक होते हैं डेपोजिशनल रेमिनेंट रिकॉर्ड्स। हो सकता है कल को अगर क्वेश्चन आए मेंस में पेलियो मैग्नेटिज्म पे, हो सकता है तुमको ये इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़े। सो पहले व्हाट आर थर्मो रेमिनेंट रिकॉर्ड। देखो एक बात तो समझ में आ रहा है ना, थर्मो का रिलेशन कुछ तो सर टेम्परेचर से है, कुछ तो टेम्परेचर से है। तो थर्मो रेमिनेंट रिकॉर्ड क्या है भैया? थर्मो रेमिनेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, दे आर द रिकॉर्ड्स दैट रिलेट्स टू इग्नियस रॉक्स। सर इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? इग्नियस रॉक्स आर द प्राइमरी रॉक्स जो ओरिजिनली वोल्केनिज्म की वजह से, जब पहली बार आपका लावा बाहर निकला, जब आपका लावा सॉलिडिफाई होता है, लावा से बनने वाले, वोल्केनिक लावा से बनने वाले जो रॉक्स हैं उन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी रॉक, सबसे पहले यही बने थे। इन इग्नियस रॉक्स से ही आगे चल करके दूसरे रॉक्स बने, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फस। दे आर द प्राइमरी रॉक्स। हम रॉक्स के चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो थर्मो रेमिनेंट रिकॉर्ड्स हैं, दे रिलेट टू इग्नियस रॉक्स। इसका मतलब जब ये इग्नियस रॉक्स बन रहे थे, इन इग्नियस रॉक्स के अंदर का जो भी आयरन कंटेंट था, आयरन कंटेंट inside the igneous rocks, it actually acted as free magnetic needle। ये एक free magnetic needle की तरह काम करेगा। free magnetic needle, free suspended लिखना चाहिए, freely suspended, a freely suspended magnetic needle। जो हमने एक बेसिक सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आपको याद होगा जब मैं आपको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन समझा रहा था कि इक्वेटर के ऊपर आप मैग्नेटिक नीडल को रखोगे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पॉइंट करेगी,
और आप उसको पोलर एरियाज में ले जाओगे तो आपको उसका इंक्लिनेशन ज्यादा मिलेगा। आप मेरी बात समझिए जो मैं कहने वाला हूं। यानी कि जब इग्नियस रॉक्स बने तो उनके अंदर का जो आयरन कंटेंट है वो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल की तरह काम करता है। समझ रहे हो? और इंटरेस्टिंग पॉइंट, यानी कि अगर मैं ये स्टडी करूं, अगर सपोज कल को मैंने लॉरेशिया के रॉक स्टडी करे, अगर जब मैंने लॉरेशिया के रॉक्स को स्टडी किया और लॉरेशिया में अगर मुझे कोई ऐसा रॉक मिल जाए जिसके अंदर का पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड ये कहे कि देखो यार इसमें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या नियर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आयरन कंटेंट है, उससे आप क्या कंक्लूड करेंगे? आप मुझे बताएंगे। लॉरेशिया का कोई रॉक जिसमें आयरन ने अपने आप को नियर हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल अलाइन कर रखा है, ये हमने स्टडी किया, पेलियोमैग्नेटिक स्टडी से समझ में आया कि यार इस रॉक के अंदर का वो तो हॉरिजॉन्टल शो करता है, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं मुझे बता दीजिए। प्लीज टेल मी, व्हाट वुड यू कंक्लूड? यस, आई एम वेटिंग फॉर अ कंक्लूडिंग आंसर, कम ऑन। अगर लॉरेशिया के अंदर के रॉक्स के आयरन कंटेंट हॉरिजॉन्टली अलाइन है तो वो ये समझाना चाहता है, वो रॉक कह रहा है, खुद कह रहा है कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं इक्वेटर के पास था, तभी तो मेरा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल है। और अगर मैं कहूं कि भैया अफ्रीका के या इंडिया के कोई रॉक्स हैं, इंडिया के अंदर कोई ऐसे रॉक्स हैं जो ऑलमोस्ट 90 डिग्री परपेंडिकुलर लोकेशन में है, तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? अगर कोई ऐसा रॉक है इंडिया में जो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखाता है कि अच्छा जब ये बना तो ये जनाब का परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, रॉक ने अपने आप को आयरन कंटेंट ने वर्टिकली अलाइन कर लिया, इसका मतलब ये जब बना, जब इसका जन्म हुआ, जब ये पैदा हुआ तो इंडिया पोल के पास रहा होगा। अब आप बात समझ रहे हैं कि पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स को स्टडी करके कैसे मुझे कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्ट का समझ में आएगा। आज के इंडिया, आज जहां पे इंडिया है वहां पे तो कोई चांस ही नहीं है कि किसी भी रॉक के अंदर मुझे परपेंडिकुलर पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स मिले, नहीं मिल सकते। आज जहां पे कनाडा है कोई चांस ही नहीं है कि उस कनाडा में, आज के कनाडा में कोई भी रॉक में हॉरिजॉन्टल कैसे मिल सकता है? सर कहां कनाडा है? टेम्परेट लोकेशंस में कनाडा है। लेकिन अगर है, रॉक्स झूठ नहीं बोलते, रॉक्स झूठ नहीं बोलते, रॉक्स में जो है वो है, माना जाएगा। इसीलिए पेलियोमैग्नेटिज्म को एक कंक्लूडिंग एविडेंस के रूप में देखा जाता है। अगर रॉक्स कह रहे हैं तो वो रिकॉर्ड झूठे नहीं है। आप समझ रहे हैं हाउ पेलियोमैग्नेटिज्म रिलेट्स टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? तो जो थर्मोरेमिनेंट रिकॉर्ड्स हैं वो इग्नियस रॉक्स के रिकॉर्ड्स को थर्मोरेमिनेंट कहा जाता है। थर्मोरेमिनेंट क्यों? क्योंकि ये जब रॉक्स बने थे ना सर, तो ये कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से बने थे। तो जो रॉक्स गर्म से ठंडे होके बने उनमें टेम्परेचर का चेंज आया, इसलिए इनको थर्मोरेमिनेंट रिकॉर्ड कहा जाता है। इसके अंदर का जो आयरन कंटेंट है वो बिल्कुल फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल की तरह काम करता है और आपको बताता है कि मैं किस तरह का, मेरा कैसा टेम्परेचर रहा है। एंड इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब ये गर्म था, पहले तो लावा गर्म था, जब ये लावा गर्म था तो इसने अपने आप को, इसके पास पूरा मौका था अपने आप को इसका डायरेक्शन चेंज करने का, राइट? तो इग्नियस रॉक्स में थर्मोरेमिनेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टेम्परेचर जब गर्म था तो इसने अपने आप को असाइन कर लिया, और जैसे जैसे ये इग्नियस रॉक्स ठंडे हुए, व्हेन दे कूल डाउन, ये जैसे ही कूल डाउन हुए इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को फ्रीज कर लिया। जैसे जैसे ठंडे होते गए, जैसे इनका टेम्परेचर लगभग लगभग 550 डिग्री से नीचे आया, जैसे 550 डिग्री से नीचे आना शुरू हुआ, ये अपने आप को ठंडा करते चले गए
और उस टाइम के रिकॉर्ड्स इनके अंदर फ्रीज हो गए, जो जहां जैसा था वैसा बन के रह गया। इसको कहते हैं क्यूरी पॉइंट। द वर्ड इज क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट क्या होता है? क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर जिसके बिलो जाने से ये रिकॉर्ड्स फ्रीज हो जाते, दैट इज क्यूरी पॉइंट। रिलेट्स टू पैलियोमैग्नेटिज्म। और डेपोजिशनल रेमिनेंट रिकॉर्ड क्या है सर? डेपोजिशनल रेमिनेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं, डेपोजिशनल रेमिनेंट रिकॉर्ड्स एक्चुअली रिलेट करते हैं, दीज रिकॉर्ड्स एक्चुअली रिलेट टू द sedimentary and metamorphic rocks. They are not new records. They are not new records. जो नए रिकॉर्ड है ना, वो तो सिर्फ इग्नियस में ही बन सकते हैं। आप समझो इस बात को, कोई भी नया पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड सिर्फ इग्नियस रॉक्स में ही पॉसिबल है। वहीं पे आपकी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हो रही है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन अगर आप देखें, क्यों मैं इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स कह रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले इग्नियस रॉक्स ही बनते हैं। इग्नियस रॉक्स जब वेदरिंग की वजह से टूटते हैं, टूट के इग्नियस रॉक्स के ही जो रॉक डेब्रीज हैं, इन्हीं की जो सेडिमेंट्स हैं टूट के, वही आपस में जुड़ते हैं, लेयर बाय लेयर जुड़ते हैं, डेपोजिशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहले इरोजन होगा। एक रॉक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए आपके पास 10 रिकॉर्ड है, 10 रॉक्स है अलग अलग। ये 10 अलग अलग रॉक्स हैं, सब इग्नियस रॉक्स हैं। सभी में से कुछ पार्टिकल टूट जाएंगे बिकॉज ऑफ इरोजन। इरोजन होगा तो हर रॉक के कुछ पार्टिकल्स टूटेंगे। ये पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्टेशन एजेंट कहीं दूर कहीं ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे। सब जहां आपस में, जहां पे ऐसा होगा कि अलग अलग रॉक्स के अलग अलग पार्टिकल्स लेयर बाय लेयर आपस में जुड़ जाएं, एक लेयर है, दूसरी लेयर है, अलग अलग रॉक्स के पार्टिकल्स आपस में जुड़े, इनका पहले इनका सीमेंटेशन होगा, आपस में जुड़ेंगे, प्रेशर इनको बाइंड करेगा और इससे फिर एक नया रॉक बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री को प्राइमरी रॉक क्यों नहीं कह रहा मैं? क्योंकि ये खुद से थोड़ी बना है। ओरिजिनल रॉक तो इग्नियस रॉक्स ही हैं, वोल्केनिक रॉक्स ही असली रॉक्स हैं। उनके सेडिमेंट से बने हैं, उनके पार्टिकल से जुड़ के बना है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स है। अब क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक हमेशा लेयर बाय लेयर बनता है, पहले एक लेयर बनेगी फिर दूसरी लेयर बनेगी, इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रैटाज होते हैं, बहुत सारी लेयर्स मिलती हैं, और इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको फॉसिल्स मिलते हैं। इग्नियस रॉक्स में फॉसिल नहीं मिल सकते। कैसे मिलेंगे बताओ? इग्नियस रॉक्स में फॉसिल क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इतना गर्म है, लावा इतना गर्म है कि फॉसिल ही जल के खत्म हो जाएगा। तो इग्नियस रॉक्स आर नॉन फॉसिलिफेरस। इग्नियस रॉक्स में फॉसिल नहीं मिलेंगे कभी भी। फॉसिल मिलते हैं सेडिमेंट्री में और मेटामॉर्फिक में। मेटामॉर्फिक कैसे बनते हैं भाई? मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं ये तो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं, they are the result of change in pressure, temperature and density of sedimentary igneous rocks। अगर यहाँ पे कोई भी igneous rocks है या कोई भी sedimentary rock है, इन rocks के अंदर PVT चेंज हो जाए, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, डेंसिटी, ये अगर चेंज हो जाए, एक्सट्रीम कोई इग्नियस रॉक एक्सट्रीम प्रेशर में आ जाए, एक्सट्रीम टेम्परेचर में आ जाए, तो वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल देता है, अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों बदल देता है। उससे एक नए टाइप के रॉक्स बनते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक दोनों से बन सकते हैं, इग्नियस का भी मेटामॉर्फिक बन सकता है, सेडिमेंट्री का भी मेटामॉर्फिक बन सकता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स अंत में फाइनली जब कभी मेल्ट होंगे, टूटेंगे, वापस से मैग्मा बनेंगे, ये फिर साइकिल चलेगा। इसको हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। रॉक साइकिल डिटेल में समझाऊंगा जब रॉक्स के बारे में बात करेंगे। अभी मोटा मोटा मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूं कि थर्मोरेमिनेंट रिकॉर्ड्स आर द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, दे आर द ओरिजिनल पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये बने हैं इग्नियस रॉक्स के। डेपोजिशनल रेमिनेंट रिकॉर्ड्स उनमें मिलते हैं जो हमारे सेडिमेंट्री
और हमारे मेटामॉर्फिक रिकॉर्ड्स हैं। सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक्स में ओरिजिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, जो ये इग्नियस के ही पार्टिकल्स टूट के बने हैं, तो एक्चुअली ये इग्नियस के ही रिकॉर्ड्स को संभाल के रखे हुए हैं। तो इनको डेपोजिशनल रेमिनेंट रिकॉर्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे ओनली मेंटेन the originally they only maintain the original paleomagnetic records of igneous rocks. इग्नियस के अंदर ही जो बने थे उन्हीं पार्टिकल्स को फर्दर संभाल के रखते हैं सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। इनमें अपने कोई ओरिजिनल नहीं मिलते, हालांकि इसीलिए इनको डेसिफर करना, इनको डिकोड करना इज अ बिट डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई दे आर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। तो एक्चुअली में हम कोशिश करते हैं कि हम इसको ज्यादा स्टडी करें। हम थर्मो रेमिनेंट रिकॉर्ड्स को वी प्रेफर टू स्टडी मोर। दे गिव अस अ रियल पिक्चर, मोर क्लियर पिक्चर अबाउट द जियोमैग्नेटिज्म, this type of paleomagnetic records. Please tell me if we are clear up to this point. यहां तक का पॉइंट क्लियर है? प्लीज मुझे बता दीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए, डाउट नहीं है तो प्लीज बताइए। एकदम से क्लियर है? ये टॉपिक नया है, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछते रहिएगा। नाउ अगर कल को क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से आपका मेंस का क्वेश्चन आ गया और मेंस में आपसे सवाल पूछा, मेंस में व्हाई इज पेलियोमैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट? आपको पेलियोमैग्नेटिज्म को डिफाइन कर दोगे, आपको पता है पेलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, आप बता सकते हो। क्या बताना है? नंबर 1, प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आप पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड से अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि अभी कहां पे किस हिसाब से अर्थ का जियोमैग्नेटिक फील्ड किधर मूव कर रहा है। वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड by piecing through its history. So earth के magnetic field has flipped and reversed in the past. This is what we get according to the rock records. Rock का magnetism हमको बता रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है। दूसरा, paleomagnetism is a source of information of earth evolution also. Paleomagnetism, also known as the fossil magnetism, it is an important source of information about the earth evolution throughout its geological history. When I say geological history, it means everything, right from the location of the continents to relation with the oceans to all that drift that has happened, right from 5 billion years to present day, जो भी अर्थ के ऊपर हुआ है उनके बेहद खूबसूरत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हमें पेलियोमैग्नेटिज्म प्रोवाइड करता है। तो हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी नॉलेज दे रहा है पेलियोमैग्नेटिज्म, अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में भी समझा रहा है। ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का पोजीशन नहीं, उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन भी बताता है।
Paleomagnetism tells us it records us the strength and direction of magnetic field of the planet. Numerous rocks have kept this record since the time of their formation. Very interestingly, I have just mentioned, as it also acts as a proof for plate tectonic theory, and it also acted as an evidence for कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए तो सपोर्ट किया ही किया, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में उसको भी सपोर्ट कर रहा है, बता रहा है कि किस तरह से ये सब मूव किए होंगे. उसके अलावा लोकल और रीजनल टेक्टोनिक्स को अंडरस्टैंड करने में, लोकल एरियाज में स्पेशली माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को समझने में, ठीक है, जो आपके माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, करीब करीब 22 के आसपास माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनके बिहेवियर को समझने में, जियोडायनामिक्स समझने में, प्लैनेट की थर्मल हिस्ट्री समझने में, कई जगह पे कई तरह से इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है. पेलियोमैग्नेटिज्म के अंदर 2-3 बंदों का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है. पेलियोमैग्नेटिज्म में देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज स्टैनले रनकॉन. रनकॉन नाम के इंसान थे. इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया उसे एक सॉलिड एविडेंस के रूप में माना गया फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ये भी कहते हैं कि रनकॉन के कंट्रीब्यूशन ने ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्चुअली में रिवाइव किया था. रनकॉन ने ऐसा क्या कंट्रीब्यूट कर दिया, रनकॉन साहब ने ऐसी क्या चीज ढूंढ के निकाल दी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर अचानक से लोगों का इंटरेस्ट आ गया और वापस से ड्रिफ्ट के ऊपर बात होने लगी. तो ये वैसे तो ये टॉपिक जो है, ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन आए, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ ही आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि रनकॉन का कंट्रीब्यूशन क्या है, जो एक्चुअली में आपको हेल्प करेगा. ये कल को लिखने लगो रिलेशन ऑफ पेलियोमैग्नेटिज्म एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो उनके बीच का ब्रिज है रनकॉन का कंट्रीब्यूशन. रनकॉन जो थे, इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने मैग्नेटिक ओरिएंटेशन को स्टडी किया. रॉक्स के पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स को जब स्टडी किया, अलग अलग टाइम के अलग अलग रॉक्स, अलग अलग टाइम पे बने हुए रॉक्स को जब स्टडी किया, और उनके बेसिस पे इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनाई, और वो थी दी एपरेंट पाथ ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोलर wandering in last 500 million years. In the last 500 million year, पिछले 500 मिलियन साल में हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उसने कैसे कैसे डायरेक्शन बदली है, उसने कौन कौन सा पाथ फॉलो किया है, ये कैसे बता सकते हैं सर? ये पेलियोमैग्नेटिक स्टडीज करके, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो पत्थरों में मिलेगा ना. तो रनकॉन ने जब पेलियोमैग्नेटिक स्टडीज करी, इन्होंने एक प्रॉपर पाथ डिफाइन कर दिया कि इस तरह से हमारा ये पाथ फॉलो किया गया है. नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ने पिछले 500 साल में इस तरह से अपनी मूवमेंट दिखाई है, और इन्होंने ये प्रॉपरली बताया कि नॉर्थ अमेरिका से लेकर के साइबेरिया तक ये पूरा मूवमेंट अपने को देखने को मिला है. इनके हिसाब से जो इन्होंने समझाया, इन्होंने प्रॉपरली चीजों को एक्सप्लेन किया कि भाई देखो, मेरे हिसाब से एक जमाने में इधर नॉर्थ था, क्योंकि रिकॉर्ड्स रॉक्स ये बता रहे हैं. अगर इमेजिन करो ना, अगर इधर के रॉक्स के अंदर ये ऐसा डायरेक्शन दिख रहा है, तो मतलब एक टाइम पे इधर मैग्नेटिक नॉर्थ रहा होगा. इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के रॉक स्टडी किए, स्पेशली इन्होंने कनाडा के एप्लेचियन रॉक्स को स्टडी किया. एप्लेचियन जो माउंटेन्स है उनके रॉक्स को, एप्लेचियन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका से कनाडा पूरी उसमें फैले हुए, राइट. तो इन्होंने जब ये कैनेडियन एप्लेचियन माउंटेन्स को स्टडी किया और इनको कंपेयर भी किया, दीज वर द कैनेडियन एप्लेचियन, इधर के रॉक्स को कंपेयर किया
साइबेरिया में यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, नाम है साइबेरियन वर्खोयांस्क। आप देखोगे आपको मिल जाएगी, आप स्टडी करोगे आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। तो देयर वाज अ माउंटेन रेंज कॉल्ड एज साइबेरियन वर्खोयांस्क। आप अपनी एटलस पे रशिया के मैप पे ढूंढ लेना, ठीक है, रशिया के मैप पे तुमको मिल जाएगी। इतनी थोड़ा सा ज्यादा दूर हो गया, इतना दूर नहीं है। करीब करीब आपको यहाँ कहीं जैसे को देखने को मिलेगी, इधर आसपास रशिया के मैप पे ढूंढोगे मिल जाएगा वर्खोयांस्क। यहाँ पे आपके यूरल्स हैं, यूरल माउंटेन से बिल्कुल इधर जाओगे तो वर्खोयांस्क मिलेंगे। इन्होंने कंपेयर किया, स्टडी किया, कैनेडियन अपलेचियन और साइबेरियन वर्खोयांस्क स्टडी किया, और इनके अंदर इनको सिमिलर एज रॉक्स मिले विद 90 डिग्री मैग्नेटिक डिप। जब इन दोनों को इसने स्टडी किया तो ये इन्होंने ये पाया कि भाई आज भले ही कनाडा के अपलेचियंस और साइबेरिया के वर्खोयांस जितने मर्जी अलग अलग हो, जितने मर्जी दूर हो, लेकिन इन्होंने स्टडी किया तो ये पाया कि यहाँ के जो दोनों के जो रॉक्स है ना, दे आर रॉक्स ऑफ सेम एज। और दोनों के जो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स हैं, पेलियो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि इन दोनों के रॉक्स में 90 डिग्री का हमें मैग्नेटिक इंक्लिनेशन देखने को मिलता है। 90 डिग्री का मैग्नेटिक इंक्लिनेशन देखने को मिला। इसका मतलब जिस टाइम पे यहाँ के रॉक्स बने उस टाइम पे ये एरिया दे वर क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, ये कभी ना कभी नॉर्थ पोल के करीब रहे होंगे, तभी तो 90 डिग्री का इंक्लिनेशन मिला है ना, क्लोजर टू द पोल्स हमको रिकॉर्ड मिला है, समझ रहे हैं। इसी और ये होने से, ये वाला रिकॉर्ड्स मिलने से, दिस रिकॉर्ड और दिस स्टडी एक्चुअली proves the existence of Laurasia. It proves the existence of Laurasia. और अगर लॉरेशिया था तो गोंडवाना लैंड भी था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी सही है। इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए तो थे, है कि नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात, आज इतने दूर दूर होने के बावजूद भी इन रॉक्स में तो सिमिलैरिटी है, लेकिन जब इन्होंने यहां पे देखिए सर, यहां पे नॉर्वे में जोलन आइलैंड्स हैं। आप नॉर्वे स्वीडन में आप मैप पे देखोगे, यहां पे आपको जोलन माउंटेन्स दिखाई देंगी। जोलन माउंटेन्स और उसके बिल्कुल करीब यहां पे जो वेल्स आइलैंड है, वहां पे कैम्ब्रियन माउंटेन्स है। यूके का पार्ट है, इंग्लैंड में वेल्स का पार्ट है। यहां पे आपके कैम्ब्रियन माउंटेन्स हैं। इनके अंदर के जब रिकॉर्डेड मैग्नेटिक डिप को स्टडी किया गया, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को स्टडी किया गया, इनके अंदर जो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स मिले, इन दोनों के अंदर का जो रिकॉर्ड्स, इनके रॉक्स के अंदर का जो मैग्नेटिक डिप था, यानी मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो मिला, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रेजेंट लोकेशन। इनके अंदर के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये इस जगह पे दोनों नहीं थे, ये बाद में इस जगह पे आए हैं। तो ये सारे के सारे जो रनकॉन ने जो ये एविडेंसेस दिए, इससे समझ में आता है कि ये सारा पार्ट पहले इक्वेटर के पास था, फिर टूट करके ये लॉरेशिया ऊपर गया होगा, वहां से फिर अलग अलग हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये कि रनकॉन के इस प्रॉपर एविडेंसेस को, इन प्रॉपर रिकॉर्ड्स को अगर आप स्टडी करो तो ये जस्टिफाई करता है कि यूरेशिया जो है, देयर इज क्लॉकवाइज ड्रिफ्ट ऑफ यूरेशिया एज इट ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ये प्रॉपर ये चीज आप देखो, इसको कैसे मैं आपको समझाता हूं, क्या मतलब, क्या ये कैसे हुआ होगा पॉसिबल। एक्चुअली अगर आप देखो, यूरेशिया जो है, इसकी ये लोकेशन अब आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअली ये पहले टिल्टेड हुआ करता था। आप इसको टिल्ट कर दो। कैसे टिल्ट करोगे सर? आप यूरोप को ऐसे बना दो, ये है यूरोप, समझ रहे हो, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, ऐसे जुड़े हुए थे। अगर आप इनको ऐसे जोड़ोगे तो आपको एक कॉन्टिन्यूटी नजर आएगी। एप्लेचियन, कनाडा के एप्लेचियंस और यहाँ पे जो वर्खोयांस्क है, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब मिलेंगे। तो एक्चुअली आपको यहाँ वर्खोयांस्क देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एप्लेचियंस। तो ये बात जस्टिफाई होती है कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई थी।
और अगर आप इस हिसाब से देखो, अगर मैं इस पूरे यूरेशिया को टिल्ट कर दूं, ऐसे नॉर्थ की तरफ टिल्ट करूं, तो मेरे को बताओ ये वाला पोर्शन जोलन आइलैंड्स का, जोलन माउंटेन्स का और कैम्ब्रियन माउंटेन्स का लोकेशन किधर आएगा? ड्रिफ्ट करके देखो, नीचे की तरफ आएगा। यस और नो? इसको पूरे को ड्रिफ्ट करो तो दे विल कम समवेयर नियर द इक्वेटर। यही तो रनकॉन कह रहे हैं कि मैंने पेलियो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स चेक करके देखे हैं, ये दोनों दूर होने के बाद सिमिलर क्यों है? क्योंकि कभी ये आपस में जुड़े हुए थे। और ये बताते हैं कि बिल्कुल मेरे एविडेंसेस से एक दो बातें क्लियर हो रही हैं। दो बातें क्या क्लियर हो गई? सो 2 पॉइंट्स जो रनकॉन ने प्रूव किए। पॉइंट नंबर 1, देयर वाज लॉरेशिया, लॉरेशिया का एग्जिस्टेंस प्रूव कर दिया। और दूसरा ये भी बता दिया कि देयर मस्ट बी अ क्लॉकवाइज, देयर मस्ट बी अ क्लॉकवाइज ड्रिफ्ट ऑफ यूरेशिया when it drifted away from नॉर्थ अमेरिका। जब नॉर्थ अमेरिका से अलग हुआ यूरेशिया, तो ये सिर्फ ईस्ट में नहीं गया, ईस्ट में भी गया और साथ में ऐसा टिल्ट करके गया। समझ रहे हो? ये ऐसे जुड़े हुए थे, तो सिर्फ ऐसा यूरेशिया ऐसे अलग नहीं हुआ, अलग भी हुआ, साथ में घूमा भी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के अलग हुआ। तो जो मेरा थंब है ये मेरा यूके है, नॉर्वे है। पहले नीचे इक्वेटर के पास थे, देख रहे हो? ये वाला पार्ट इक्वेटर के पास है। ये तो जब बाद में टिल्ट हुआ तो ये मेरा आज ऊपर की तरफ टेम्परेट लोकेशन में आ रहा है। ये कौन कंट्रीब्यूशन दिया? रनकॉन ने कंट्रीब्यूशन दिया। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसने कंक्लूड किए, इससे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के होने में बहुत सारी चीजों का आइडिया हमें लग गया। Are we clear with that topic or not? Please tell me. Are we clear with that, everybody? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, और समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए सर क्लियर। अगर कहीं भी लगे एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो प्लीज पूछिए, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, प्लीज पूछिएगा। प्लीज बताइए जी। Are we clear with, are we clear about the significance of paleomagnetism? Are we also clear with how Runcorn's contribution revived the continental drift theory? ये भी मुझे बता दीजिए। डोंट वरी, हम इसको आगे स्ट्रेच नहीं कर रहे, आज इतना ही पढ़ाएंगे, आगे स्ट्रेच नहीं कर रहे। बस मैं जानना चाहता हूं कि जो अभी तक पढ़ा वो समझ में आ रहा है अच्छे से, क्योंकि पेलियोमैग्नेटिज्म की ये जो प्रूफ है हमें और फर्दर आगे स्टडीज की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हम आगे ये भी सीखेंगे कि पेलियोमैग्नेटिज्म ने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्सल को भी एक्सप्लेन कर दिया। पेलियोमैग्नेटिज्म एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए भी, प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए भी, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को भी एक्सप्लेन किया। इसलिए इतना सॉलिड, इसको कंक्लूडिंग एविडेंस मानते हैं हर चीज का। तो इसने प्लेट टेक्टोनिक्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सबको एक्सप्लेन करके रख दिया। क्योंकि रॉक्स झूठ नहीं बोलते, रॉक्स की पोलैरिटी झूठ नहीं बोलती। ये ज़ेब्रा स्ट्राइप्स बनाने वाले फ्रेडवाइन मैथ्यूज को भी समझेंगे। पेलियोमैग्नेटिज्म इज सॉल्यूशन टू लॉट्स ऑफ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। आप इसको एक बार रीड करके आना एडवांस में, कल के लिए एडवांस रीड करना। और ये समझ में आ गया, पेलियोमैग्नेटिज्म अगर समझ में आ गया ना, फिर हमारे लिए बच्चों का गेम है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो कुछ भी नहीं है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो 10 मिनट में समझने आने वाला काम है। जो आज हमने बेस बनाया है ना, ये बेस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी बेस है हमारे आगे बढ़ने के लिए।
उसके एविडेंसेस भी बताएंगे आपको, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के एविडेंसेस की भी स्लाइड्स, बहुत सुंदर स्लाइड्स हम लोग ने तैयार की है। और फिर आपको बताएंगे जियोमैग्नेटिज्म, हमारा इसके बाद का टॉपिक जियोमैग्नेटिज्म रहेगा। और जियोमैग्नेटिज्म को कंप्लीट करके देन आई विल बी डिस्कसिंग द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट रॉक्स इन डिटेल, वो अलग सेपरेट चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 6 में तो ये सारी चीजें हम लोग अभी जितनी भी थ्योरीज है एंडोजेनिक के रिलेटेड, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्लाइड्स देखो कितनी सुंदर स्लाइड्स बनाई है, आपके साथ शेयर भी कर दी है। जियोमैग्नेटिज्म पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जियोमैग्नेटिज्म को लेकर के। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग। और इसके ये भी बताएंगे कि अलग अलग थ्योरीज हैं अर्थ के जियोमैग्नेटिज्म क्यों, अर्थ के मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो गिलबर्ट की थ्योरी अलग है, रॉक मैग्नेटिज्म की थ्योरी अलग है ना, डायनामो थ्योरी अलग है। तो अलग अलग थ्योरीज को हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हाउ वाज द क्लास गाइस, हाउ वाज इट? आई रियली होप that you guys must have learned something beautiful and something very important. Yes, is it so? अच्छा है, मजेदार है। मैं नया कुछ स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि नया कुछ स्टार्ट करूंगा तो फिर वो और 1 घंटा क्लास चल जाएगी। और आई थिंक अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, सम क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, आर वी डन विद टुडेज क्लास? आर वी क्लियर व्हाट वी हैव लर्न? अभी 1 घंटे तक आपको वो मिल जाएगा, आपका जो आज का जो करंट अफेयर, अब डेली मिल रहा है ना करंट अफेयर, तो आज के जो करंट अफेयर्स हैं, स्पेशली प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अभी 1 घंटे में आपको उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी बनाऊंगा बैठ करके, मजा आ गया आज? ठीक है, ऐसे ही मजे आएंगे भाई। ठीक है, ज्यादा परेशान मत हुआ करो कि सर क्लास का टाइम इधर उधर हो गया। मैं अपनी तरफ से मैं तभी पढ़ाता हूं जब मैं पढ़ाने वाले जोन में होता हूं, समझ रहे हो? अगर किसी वजह से, इसलिए मैं कई बार बीच में जब लगता है कि भाई कोई किसी वजह से क्लास नहीं हुई है, तो यकीन करो कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है जो क्लास अगर पढ़ा भी दूंगा और मैं मेंटली उस जोन में नहीं हूं पढ़ाने वाले, तो आप लोगों को भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा, पढ़ाने में मुझे भी मजा नहीं आएगा। जिस दिन मैं पढ़ाता हूं मैं पूरे मूड के साथ पढ़ाता हूं, और पूरे मूड का मतलब है फिर क्वालिटी आपको डिलीवर होती है। ठीक है, एक काम जरूर करना है, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जरूर 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 हमारे कोर्सेज के बारे में, क्लासेस के बारे में जरूर बताइए, उनको भी बहुत बेनिफिट होगा। धीरज पूछ रहे सर स्लाइड्स के साथ और क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं, और कहीं पे इतना टॉपिक मिलेगा भी नहीं। ठीक है, ना तो ये सारे टॉपिक जीसी लियोंग में है, ना ये सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में है। तो अभी इन टॉपिक्स के लिए स्लाइड्स आर मोर देन सफिशिएंट। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, फॉर पेलियोमैग्नेटिज्म, फॉर जियोमैग्नेटिज्म, हमारी स्लाइड्स जो है दे आर मोर देन सफिशिएंट। आप इस पे पूरा पूरा रिलाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपके पास कोई स्पेक्ट्रम वगैरह की बुक है, या फिजिकल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह है, खुल्लड़, कोई ऐसी बड़ी लेवल की बुक्स है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पर उसमें बहुत डेप्थ में जाकर, क्योंकि हमें एक टॉपिक पे पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें तो बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अभी उसके लिए सफिशिएंट है। आप लोग हिस्ट्री का भी एनसीईआरटी देख रहे हो क्या? हिस्ट्री एनसीईआरटी जो हमने आज से फिर से स्टार्ट किया है, आप हिस्ट्री एनसीईआरटी भी जरूर देखिएगा। साथ साथ एनसीईआरटी कवर करने का आपके पास अच्छा मौका है, तो एनसीईआरटी को भी फॉलो करिए हमारे साथ। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू गाइस टुमारो। कल मुलाकात होगी सुबह 11 बजे एनसीईआरटी हिस्ट्री, उसके बाद मुलाकात होगी 1:15 बजे आपके करंट अफेयर्स, और शाम को 7:30 बजे। तो 3 बार मैं आपको दिखूंगा, और चौथी बार भी दिखूंगा जब हम करंट अफेयर की क्लास, रेगुलर करंट अफेयर का एनालिसिस भी स्टार्ट कर देंगे। मेरे को 1-2 दिन का टाइम दो, वो कहां पे फिट होता है, वो सेशन किधर फिक्स होता है, दैट आई नीड टू फिगर आउट। मेरी कोशिश है कि मॉर्निंग में अगर हो सके किसी वजह से, मॉर्निंग में मैं कर दूं। अच्छा, अभी आपका आज का जो आज के एमसीक्यूज भी अपलोड करने हैं, आज के आंसर राइटिंग भी आपको देना है, वो सब आपको 1-1.5 घंटे मिल जाएगा। मतलब 11:30 बजे तक आपको आज के क्वेश्चन, एथिक्स के क्वेश्चन जो डेली आंसर वाले हैं, एमसीक्यूज और पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। 1 घंटे का समय दीजिए, अभी बनाऊंगा बैठ करके, आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, सी यू गाइस टुमारो। जय हिंद, जय भारत।